हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में मैं फिर से अंकित हरिद्वार एक बार स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हमारी जो सीरीज चल रही थी जेल प्रहरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी सीरीज़ को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जेल प्रहरी में पूछा गया था। और आप देख सकते हैं ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल विभाग का ये पेपर है जो कि 19 जुलाई 2017 को हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है 12 बजे। और इसमें हम इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उसको हम इजी वे में और शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखिए। निश्चित रूप से मान के चलिए, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके 20 ऑफ 20 बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलिए आपके आ जाएंगे। और इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा आप इस सीरीज़ को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो को आपके सामने रखूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज़ ग्रामेट्रिकली करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा है क्या है ग्रामेट्रिकली करेक्ट कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ग्रामेट्रिकली करेक्ट देखने के लिए हम क्या सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ता है? वर्ब। अब वर्ब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेटा हम बता दूं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होती है मेन वर्ब। उसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब आती है ना, आपको पता ही होगा, है ना। मेन वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब आती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करते हैं, यहाँ पे है हैव दिया ना, उसके बाद क्या दिया? ड्रॉ। ठीक है, अब हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? हैव के साथ बेटा इन जनरल क्या होती है? जहाँ भी आपको हैव या हैज़ दिखाई देना तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? हैव या हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव के बाद ड्रॉ आया है ना, ये मेन वर्ब है ड्रॉ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ड्रॉ होता है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे ड्रॉ की मैं देखो, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और हो गया थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो होता है सबसे पहले जो स्पेलिंग होती है DRAW ड्रॉ, उसका सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों ड्रीव और जो थर्ड फॉर्म होता है ना बच्चों वो होता है क्या? ड्रॉन। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म हो गए बेटा। क्या हो गया? ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन, है ना। अब यहाँ पे ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म ड्रीव और थर्ड फॉर्म ड्रॉन। तो हैव अगर हैज़ आपको कहीं दिखाई दे और इसके बाद थर्ड फॉर्म आना है, अगर ये वाली वर्ब आ रही हैं तो इसमें से क्या आपको लेना है? ड्रॉन। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? ड्रॉन आएगा। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या दिया हुआ है? हैव दिया है। तो हैव के साथ क्या ड्रॉ है, ड्रॉन है क्या? नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये बिल्कुल गलत हो गया। अब फिर से यहाँ पे हैज़ दिया है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो हैव है ना बेटा, हैव यहाँ पे आएगा नहीं, हैज़ आना चाहिए, क्योंकि क्या है रोजी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो पहले तो ये गलती हो गया ना। अब यहाँ पे आते रोजी के साथ हैज़ दिया, ठीक है सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ड्रीव दे दिया बेटा। यहाँ पे आना था ड्रॉन, क्योंकि ड्रीव सेकेंड फॉर्म होती है ना बेटा। तो यहाँ भी क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? रोजी के साथ हैव नहीं आता, कभी हैज़ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गलती हो गया बिल्कुल। अब यहाँ क्या दिया? रोजी और डायरेक्टली क्या दे दिया? मैं सेकेंड फॉर्म दिया बेटा। क्या दे दिया? सेकेंड फॉर्म। तो और सब्जेक्ट के बाद अगर सेकेंड फॉर्म होती है तो मैं आपको और थोड़ा सा इसमें एक टेंस होता है पास्ट सिंपल टेंस की मैं बताता हूँ। जहाँ भी ना पास्ट सिंपल होता है, क्या होता है? पास्ट सिंपल जो टेंस होता है उसमें क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ गया? ड्रीव। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है बेटा, क्योंकि रोजी के बाद सब्जेक्ट रोजी है और वहाँ पे ड्रीव एन एलिफेंट एंड कलर्ड इट। उसने क्या की, एक रोजी एक नाम की एक लड़की, उसने एक क्या एलिफेंट का ड्रॉ स्केच किया और क्या किया? उसको कलर किया। तो ये पास्ट की चीज़ें बता रहा है बेटा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे बेटा? व्हाट शुड बी द आंसर? 4th नंबर का आंसर यहाँ पे होना चाहिए। क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आओ चेक करते हैं करेक्ट आंसर है क्या। देखो, रोजी ड्रीव एन एलिफेंट एंड कलर्ड इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब यहाँ भी वही क्वेश्चन दिया बेटा जो आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, और वो क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेट्रिकली करेक्ट। अब यहाँ भी ग्रामेट्रिकली करेक्ट पूछा है ना बेटा। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि कभी ग्रामेट्रिकली अगर क्वेश्चन को अगर आपको करेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको वर्ब को चेक करना पड़ेगा, है ना। इतने लंबे सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ बेटा हैज बीन, हैव बीन का फॉर्म दिया है ना। क्या दिया? हैव बीन, हैज बीन ना, हैव बीन दिया ना, हर जगह हैव बीन दिया है, हर जगह हैव बीन और
हैव बीइंग दिया है, ठीक है। अब हमको क्या चेक करना है बेटा कि जैसे अगर मैं ये हैव बीन को लूँ तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैंने बताया था, फिर भी मैं आज आपको फिर से एक बार और यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि हैव बीन और हैज़ बीन का एक्चुअली में टेंस में क्या यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ भी लिख दूँ क्या बेटा, हैज़ या फिर हैव, तो हैज़ का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट के बाद हम हैज़ लगाएंगे और आई वी यू दे के साथ बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैव हैज़ के साथ बीन आ सकता है, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, प्लस उसके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी लगता है, क्या लगता है, आईएनजी लगता है, प्लस क्या आता है, सिंस। आप सिंस लगा सकते हो या फिर फॉर लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, सिंस और फॉर। हैज़ बीन, हैव बीन और वही वर्ब में आईएनजी और उसके बाद सिंस और फॉर आना चाहिए। अब सिंस और फॉर की कंडीशन क्या होती है, किसी एक निश्चित टाइम हो, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून की बात हो तो सिंस लगाएंगे, लेकिन अनिश्चित टाइम हो, स्पेसिफिक टाइम ना हो, जैसे 2 घंटे से कोई पढ़ रहा है ना, तो 2 घंटे से कोई पढ़ रहा है तो क्या वो स्पेसिफिक टाइम है कि नहीं, कितने बजे से पढ़ रहा है ये दिया है कि नहीं, 2 घंटे से पढ़ रहा है मतलब कौन से 2 घंटे हमको नहीं पता, तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे, इस कंडीशन में फॉर लगाएंगे। अब ये चेक करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी और सिंस फॉर कहीं दिया है कि कोई सेंटेंस में, अगर दिया होगा तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे रहा है हैव बीन, हैज़ बीन का। आप चेक करते हैं बेटा, ठीक है। आते हैं हम अपने ऑप्शन पे, देखो ये हो गया ऑप्शन। अब फर्स्ट वाला क्या दिया है, दे हैव बीन, ठीक है, हैव बीन दे दिया, उसके साथ आईएनजी लगा, ट्राइंग में, हाँ बिल्कुल लगा, कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे, और मंडे एक डे दिया, एक निश्चित डे दे दिया, तो बिल्कुल बेटा ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट है हमारा, जो है हमारा यह होगा फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक है। चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, देख सकते हैं आप, सिंस मंडे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्ट, फाइंड वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं बेटा ऑप्शंस में, अब उनमें से अपने को ये फाइंड आउट करना है कि करेक्टली वर्ड कौन सा है, ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्ट, एक ही ऐसा है जो स्पेल्ड करेक्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा कि अंटिल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, अंटिल। अब मैं बता दूं अंटिल की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, UNTIL होती है, ये हो गया अंटिल, है ना, यहाँ पे डबल एल दिया है तो ये गलत हो गया। अब टुमारो दिया है तो टुमारो में बेटा डबल एम कभी नहीं आता, मैंने पिछले, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, टुमारो वाला स्पेलिंग वाला करेक्ट वाला इसके पहले भी दिया था, ये 2017 की उसके फर्स्ट शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है बेटा, ठीक है, जो हम इसको आज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ बेटा, टुमारो की स्पेलिंग है, डबल एम कभी नहीं आता, डबल आर आता है वो, ठीक है। ट्रूली दिया है बेटा, तो ट्रूली की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है बेटा, तो ट्रूली की स्पेलिंग ही यही होती है। वेदर की बात आ रही तो बेटा वेदर की स्पेलिंग ये नहीं होती, तो वेदर की स्पेलिंग होती क्या है, तो वेदर की स्पेलिंग मैं बता दूं आपको क्या होती है, WAETHER। फिर से बताओ वेदर की स्पेलिंग क्या होता है, WEATHER, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग, ओके बेटा। नाउ कम टू द, अब देखो ये हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बताया ना आपके 20 में 20 बिल्कुल आना है, ये संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर आप ये पूरी सीरीज अगर आप अटेंड करते हैं तो ये मान के चलिए आपके 20 आउट ऑफ 20 कहीं नहीं गए। अब यहाँ पे दिया है कि बेटा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ ली, अच्छा ठीक है, क्या है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्ट। अच्छा इसमें भी स्पेल्ड करेक्ट दिया है, तो फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्ट। अच्छा इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है उसकी स्पेलिंग बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया बेटा विथ होल्ड, तो बिल्कुल सही होता है, ये स्पेलिंग करेक्ट है, विथ होल्ड होती है ना, कोई चीज़ लटक जाना, विथ होल्ड, जैसे आपका रिजल्ट अटक जाता है तो विथ होल्ड हो जाता है। परस्यू मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हो, मतलब आपका वो काम जारी, तो उसको परस्यू बोलते हैं बेटा। लिक्विफाई, तो लिक्विफाई जैसी कोई वर्ड ही नहीं होता बेटा, यूजेस होता है लेकिन लिक्विफाई जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो लिक्विफाई नहीं होता तो होता क्या, इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती, वो क्या होती है बेटा, LIQUIFY, ये होता है बेटा, होता है लिक्विफाई, क्या होता है, लिक्विफाई, ये होते हैं LIQIFY। ये हमको स्पेलिंग हमेशा याद रखना है, आपके एग्जाम में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको स्पेलिंग भी याद रखना है कि कब कौन सी स्पेलिंग कहाँ होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, अब यहाँ पे ब्लैंक्स दे दिया, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दे दिया है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, और वो ब्लैंक्स क्या है, पढ़ सकते हैं आप, अनिल एंड दीपक। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिए हैं तो प्लूरल हो गया, एक ऐसा अनिल एंड दीपक वर क्वाइट ब्लैंक्स द लेक्चर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये अनिल और दीपक क्या कर रहे थे, अब ये पास्ट का कहानी हो गई क्योंकि वाज वर आ गया, क्या कर रहे थे, लेक्चर ले रहे थे, क्या ले रहे थे, क्वाइट लेक्चर, शांति से क्या कर रहे थे, लेक्चर ले रहे थे। ड्यूरिंग, अब यहाँ पे मैं बता दूं ड्यूरिंग का एक ऑप्शन आया बेटा, एमंग आया, ऑफ आया, विथ आया, ये प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे
यहाँ पे टाइमिंग की बात हो रही है। अब वो क्या कर रहे, देखो आप कहीं पे कोई काम कर रहे हो या कर रहे थे या कर रहे हो, अगर ऐसा सेंस है, और जब आप कर रहे हो तो कोई एक टाइमिंग में होगा ना, कोई भी काम है ना, तो जब वो चीज़ टाइमिंग में होती है तो एक टाइमिंग का सेंस आता है ड्यूरिंग बेटा। वाइल आता है, एक वाइल आता है एक सेंस, और एक आता है ड्यूरिंग। क्या क्या आता है, एक वाइल भी एक टाइमिंग को शो करता है, उस दौरान क्या हुआ, और ड्यूरिंग भी क्या होता है, टाइम को शो करता है। तो यहाँ पे टाइमिंग की बात हो रही बेटा, है ना, कि वो अनिल और दीपक उस समय क्या कर रहे थे, क्वाइट रूप से, मतलब शांति से क्या कर रहे थे, वो लेक्चर को सुन रहे थे। ड्यूरिंग द लेक्चर वो क्या थे, वो क्या थे, एकदम बिल्कुल शांत थे। ये बताया जा रहा है बेटा ना कि अनिल एंड दीपक वर क्वाइट, बहुत ज्यादा क्या थे, शांत थे। ब्लैंक्स द लेक्चर, मतलब पूरे लेक्चर में क्या थे, वो शांत थे ड्यूरिंग द लेक्चर। तो ड्यूरिंग द लेक्चर यहाँ पे करेक्ट होगा बेटा। एमंग की मैं बात करूँ तो बेटा बिटवीन और एमंग का मैं यूज बताता हूँ। देखो मैं एमंग का अगर मैं यूज बताऊँ ना बेटा, तो दो जैसे लोग हैं, है ना, जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया सोनू और ये हो गया मोनू। सोनू और मोनू दो लोग हैं। अब ये सोनू और मोनू क्या कर रहे हैं, अब दो लोगों के बीच में बहुत सारी क्या है, स्वीट्स रखी है। अगर बांटना है तो बांटना है, दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज़ बांटी जाती है तो वहाँ पे हम लगाते हैं बेटा बिटवीन लगाते हैं। और अमंग कहाँ लगाते हैं बेटा, अगर दो से ज़्यादा लोग हैं और वही स्वीट को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस जगह पर अमंग यूज़ करेंगे बेटा। दो लोगों के बीच में अगर किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा तो हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। और अमंग का यूज हम कहां करेंगे, जब दो से ज्यादा लोग हों और बहुत सारी चीजों को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम उस प्लेस पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे बेटा, अमंग का यूज करेंगे। और लेकिन यहाँ पे टाइमिंग की बात हो रही बेटा, तो कि वो क्या कर रहे, क्या मतलब दीपक और अनिल क्या शांति से बैठे थे और क्या कर रहे थे, लेक्चर को सुन रहे थे उस दौरान। तो वहां पे क्या आएगा बेटा, ड्यूरिंग। तो इस क्वेश्चन में तो ड्यूरिंग आएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं हम चेक करते हैं बेटा, है ना। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ब्लैंक्स दिया है बेटा। अब ब्लैंक्स दिया ना तो ये प्रीपोजिशन का, ठीक है। आप कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे होगा नहीं होगा पर देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में ना पड़ेगा। इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन देन यू विल सॉल्व इजीली ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ओके। So first of all you have to read the all type of the question, okay. Now come to the sixth question is what, with an umbrella। अच्छा अम्ब्रेला के साथ की बात हो रही बेटा। अब अम्ब्रेला है ब्लैंक्स माई हेड। अच्छा एक अम्ब्रेला है और उसके नीचे क्या है, उसके अंडर में क्या है, एक सर है, मतलब सर के ऊपर अम्ब्रेला है। आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द मिडिल ऑफ सन। तो सन से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके ऊपर छाता है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं बेटा, ठीक है, मैं थोड़ा सा यूज़ बता देता हूं आपको। जैसे आप यहाँ पर हो, यहाँ पर आप हो, है ना, और यहाँ पर एक फ़ैन है। ये क्या है, एक फ़ैन आपका लगा हुआ है। अब ये क्या है बेटा, आपके सर के ऊपर है, आपके सर के ऊपर है। अब फ़ैन आपके सर के ऊपर है तो मतलब अगर मैं आपके सर की बात करूं, अगर आपके मैं स्पेसिफिक सर की बात करूं तो क्या होगा, ओवर द हेड, द फैन इज ओवर हेड, ओवर हेड। अब फैन कहाँ है, ओवर द हेड, आपके सर के ऊपर है। तो अगर आपके सर के ऊपर कोई चीज है ना, स्पेसिफिक आपके सर के ऊपर की ही बात हो रही है ना, उसने आपको सर के ऊपर कोई कवर करके रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे बेटा, ओवर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओवर। और इनटू का यूज मैंने कल ही बता दिया था आपको। अब यहां पर इनटू का यूज मैंने कल क्या बताया था कि अगर जैसे एक होम है, जैसे सपोज दिस इज होम। अब यहाँ पे एक सोनू नाम का बॉय है जो कि बाहर खड़ा है। अब वो अपने होम में इंटर होना चाहता है। तो अब अब ये रूम है मान के चलो, अब ये रूम में इंटर होना चाहता है सोनू। अब तो यहाँ पे अब जैसे ये इंटर होगा तो अभी क्या हो जाएगा, इनटू द रूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटर इनटू द रूम। क्या हो जाएगा, इंटर इनटू द। जहाँ पे आप अंदर जाने पर, अगर मैं रूम में बैठा हूं तो क्या हो जाएगा, अगर यही सोनू क्या अगर रूम में बैठा है तो इन द रूम हो गया। लेकिन अगर आउटसाइड से इनसाइड आएगा, इंटर होगा, तो मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट हो रहा है और अंदर जा रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बेटा। और ओवर का यूज कहां करेंगे, अगर ये सोनू है और उसके ऊपर कोई फैन है और वो फैन के जस्ट वो नीचे है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे बेटा, ओवर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे विथ है ना अम्ब्रेला की बात हो रही कि एक अम्ब्रेला है जो किसी के सर पर है, मेरे सर पर है, तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा बेटा, ओवर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, ओवर। मैं आपको अंडर का भी केस बताता हूं बेटा ना। अंडर का केस होता है जैसे यहाँ पे क्या एक टेबल है, मैंने कल बताया रखा था आपको, ये एक टेबल है। सपोज दैट, अच्छा से मैं मेरी डायग्राम उतना करेक्ट नहीं बनता, ये हो गया टेबल बेटा, ठीक है। अब ये टेबल है, अब यहाँ पे क्या है, एक कैट बैठी हुई। क्या बैठी हुई है, कैट। तो अब ये टेबल के
टेबल के अंडर क्या है, एक अगर टेबल के नीचे मतलब टेबल है और टेबल में छोटा सा स्पेस होता है, उसके अंदर क्या है, एक कैट है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, अंडर द कैट, है ना, मतलब अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, क्या बोलेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल। तो वहां उन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, अंडर। ऑन की मैं बताया था कल कि अगर कोई जैसे नोटबुक है टेबल के जस्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रखी तो वहां पे क्या यूज करते हैं बेटा, ऑन का यूज करते हैं। अंडर का यूज कहां करते हैं बेटा, टेबल के जस्ट नीचे खाली स्पेस में अंडर का यूज करते हैं। इनटू का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप आउटसाइड से इनसाइड में जाओगे और मूवमेंट करते हुए जाएंगे तो हम इनटू यूज करेंगे बेटा, ठीक है। ओवर का यूज हमने देख लिए, बिटवीन का यूज अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे कि दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहां पे बिटवीन का यूज होता है, और अमंग का यूज अगर दो लोगों के से ज्यादा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहां अमंग का यूज होता है, ठीक है बेटा। ऐसा हम प्रीपोजिशन को सॉल्व करते हैं। देखें बेटा यहाँ पे ओवर आ गया आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब आर्टिकल की बात हो रही है। आई टुक ब्लैंक्स हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बिफोर लिविंग ऑफ फॉर ऑफ, ओके। यहाँ पे द, एन और ए का बात हुई बेटा ना, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड का केस तो हमने कल देख लिए थे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या नो आर्टिकल यूज होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैवी ब्रेकफास्ट की होती है बेटा ना। ब्रेकफास्ट तो आप लेते हो, अब यहाँ पे क्या हो रही, हेवी ब्रेकफास्ट की बात हो रही। तो हेवी ब्रेकफास्ट क्या होता है बेटा, जो एक हम उसको काउंट कर सकते हैं। आप जो काउंट कर सकते हैं तो ए, एन और ए की बात हो रही। किसकी बात हो रही बेटा, ए और एन की अगर मैं बात करूं तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम, एन या ए को ले सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा बेटा, ये जो हैवी आ रहा है ना इसके बाद उसका साउंड कैसा बेटा। तो ये क्या है, एच। एच साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा बेटा, ए का यूज करूंगा। अगर वहां पे वोवेल साउंड होता तो मैं क्या यूज करता बेटा, एन यूज करता। लेकिन अभी यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है हेवी, तो यहाँ पे अब हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। देखते हैं बेटा ठीक है कि नहीं, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू द, फिर से ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया बेटा कि स्मिता इज वन ऑफ ब्लैंक्स मोस्ट ऑनेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे डिग्री यूज हुई है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना आपके। यहाँ पे क्या हुई, एक डिग्री है मोस्ट, है ना। मोस्ट एक डिग्री कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री जब भी होती है उसके पहले एक क्या होता है, आर्टिकल यूज होता है, उसका नाम क्या होता है, द आर्टिकल। सुपरलेटिव डिग्री के पहले एक आर्टिकल होता है बेटा द, है ना। तो यहाँ पे मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट आंसर, द। देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। डिग्री भी हम पढ़ेंगे, मैं एक दिन आपके लिए, अभी हमारी कुछ क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो चेहरा दिखाकर होगी और मैं ही इस क्लास को लूँगा बेटा। तो अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, मैं बिल्कुल अपने सारे लेक्चर्स को तैयार करके आपके सामने बिल्कुल मैं सारी क्लासेस को लेके आऊँगा बेटा, ठीक है। निश्चित नहीं है इसके बारे में। अब आते हैं अपन 9th नंबर के क्वेश्चन पर। अब वो 9th नंबर का क्वेश्चन क्या बेटा, द फोटोग्राफ्स विल बी एग्जीबिशन ब्लैंक्स द एंड ऑफ द मंथ। अच्छा, जो फोटोग्राफ्स था विल बी, जो फोटोग्राफ्स थे विल बी ऑन एग्जीबिशन, मतलब एग्जीबिशन में क्या लगा रहे थे, फोटोग्राफ लगेंगे ब्लैंक्स द एंड ऑफ द मंथ, मतलब महीने के खत्म होते ही ये लगेंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे बताऊँ बेटा कि अब यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, आप बताओ जरा क्या यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर फ्यूचर की बात आ रही, फ्यूचर की बात हो रही, मतलब क्या है, यहाँ पे विल लगा है ना, विल बी। अब फोटोग्राफ्स विल बी ऑन एग्जीबिशन, फोटोग्राफ्स जो जितने भी हैं वो एग्जीबिशन में होंगे ब्लैंक्स द एंड ऑफ द मंथ, मतलब मंथ के खत्म होते ही, है ना। और जब मतलब, तो अब यहाँ हैंस का सेंस क्या होगा बेटा, हैंस का मीनिंग ये होता है बेटा इस प्रकार से, हिंदी में अगर मैं देखूँ तो क्या है, ये जम रहा है क्या बेटा सेंटेंस में। अगर आप देखो द फोटोग्राफ्स विल बी ऑन एग्जीबिशन हैंस द एंड ऑफ द मंथ, बिल्कुल नहीं जम रहा है। बट का यूज हम वहाँ नहीं करते बेटा, बट का यूज मैंने कल बताया था ना, जहाँ पहला दो सेंटेंस के बीच में बट का यूज करते हैं, पहला पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव, या तो पहला नेगेटिव हो जाए या दूसरा पॉजिटिव हो जाए। एंड का यूज बेटा हम वहाँ पे करते हैं जहाँ दो डिफरेंट सेंटेंस हो। लेकिन अभी यहाँ पर ना एंड का यूज बेटा यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि द फोटोग्राफ्स विल बी ऑन एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में होगा, एंड द एंड ऑफ द मंथ बिल्कुल ये करेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं अंटिल की बात करूं तो बेटा अंटिल का यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं, अंटिल द एंड ऑफ द मंथ। अब मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं ना, मैं पहले आपको एक चीज बताता हूं कि जहां पे अभी एक कंडीशन सेंटेंस आए बेटा, इफ आए, वेन आए या अंटिल आए, ये कहीं अगर आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो इसके पहले बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो एक सेंटेंस के लिए इफ आया, वेन आया, अंटिल आया, तो पहला वाला जो सेंटेंस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाएगा बेटा, और जो दूसरा वाला जाएगा ना बेटा वो किसके साथ जाएगा, विल, किसके साथ जाएगा, विल के साथ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मैं अंटिल लगाता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने सपोज यहाँ पे क्या लगा दिया, अंटिल, तो अंटिल के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एंड दिया ना, एंड क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इधर सेकेंड वाला सेंटेंस इधर होगा। अब सेकेंड वाला क्या है, द फोटोग्राफ्स, यहाँ पे आएगा विल,
तो विल आता है ना सेकेंड टाइम, तो ऐसा हम करेक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या, अनटिल, ठीक है, यहाँ पे अनटिल करेक्ट होगा। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं बेटा, द पेशेंट वर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। अब पेशेंट्स क्या हो गए थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, मतलब उनको कर दिया गया, पेशेंट को क्या कर दिया गया था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। द बेड्स वर नीडेड बाय द अदर पीपल, मतलब दूसरे जो मतलब बेड्स जो थे, दूसरे लोगों को बेड्स की ज़रूरत थी, इसलिए क्या कर दिया गया था, वहाँ पे जो पेशेंट थे उनको क्या कर दिया गया था, पहले से जो हॉस्पिटल में थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। मतलब कि बेड्स की ज़रूरत पड़ने पर डिस्चार्ज किसको करना पड़ता है, पेशेंट को, है ना। अब पेशेंट को इसलिए डिस्चार्ज कर दिया गया। अब यहाँ पे एंड का यूज़ तो होगा नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंस को जोड़ने में एंड की भूमिका यहाँ पे नहीं हो रही है। आल्दो मतलब यद्यपि हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, डिस्पाइज मतलब उसके बावजूद भी यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिकॉज। बिकॉज का यूज़ यहाँ पे परफेक्ट है बेटा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि द बेड्स वेर नीडेड बाय द अदर पीपल, मतलब लोगों को बेड की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि पेशेंट वेर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब पेशेंट वेर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए थे, क्योंकि द बेड्स वेर नीडेड बाय द अदर पीपल, क्योंकि दूसरे लोगों को बेड्स की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए ऐसा कर दिया गया था। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, बिकॉज, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको हिंदी ट्रांसलेशन आ जाए ना तो बिल्कुल ईजी, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपने प्रैक्टिस सेट में इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर आप ये सीरीज को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से मान के चलना है कि आपके 20 आउट ऑफ 20 कहीं नहीं गए, मेरी गारंटी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बिकॉज सही है ना। 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीपल हु सफर अ हार्ट स्ट्रोक। अब एक आदमी है जो किससे सफर कर रहा है, हार्ट स्ट्रोक से, मतलब उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ब्लैंक्स एक्सपीरियंस और लॉस ऑफ स्पीच। अब जैसे ही आपको हार्ट अटैक आता है तो आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या तो आपकी बोलने की क्षमता कम हो सकती है ना, कम हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है। अगर आपको हार्ट अटैक आता है तो आपकी बोलने की क्षमता जा सकती है। अब जा सकती है मतलब जहां भी पॉसिबिलिटी का सेंस आता है ना बेटा, जहां भी हमारा क्या होता है, पॉसिबिलिटी का सेंस आता है, मतलब जो चीजें हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, 50-50 चांसेस रहते हैं। तो पॉसिबिलिटी के सेंस में हम इन जनरल कौन सा मॉडल या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटा, मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे का। अब यहाँ पे मे है कि कहीं, हाँ, तो मे इज द करेक्ट ऑप्शन हुआ। आउट टू हैव का, आउट टू की मैं बताऊं बेटा, तो आउट टू का यूज हम कहाँ करते हैं, आउट टू का यूज ना कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमको किसी चीज को ना, किसी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो ही करना है, निश्चित रूप से मान के चलना है। जैसे कि हमको जैसे अपने जब नेशनल फ्लैग है उसका अपने को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, तो वो आउट टू वहाँ पर यूज कर सकते हैं हम, है ना बेटा। कुड हैव और फिर मस्ट बी, इनका यूज भी मैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब में बताऊंगा बेटा, जब हम अपने मॉडल हेल्पिंग वर्ब के चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। नाउ ये कुड हैव का यूज अगर मैं बता दूं तो एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और मस्ट बी का यूज क्या करते हैं बेटा, जहां पे मस्ट आपको ये चीज होना ही चाहिए, तो वहां पे आपको क्या होना चाहिए, मस्ट बी का यूज हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अभी हम पॉसिबिलिटी का केस था तो इसलिए हमने यहाँ पर मे यूज किए, देखिए मैं इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन पे हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर गिवन द स्टडी ऑफ माइंड। अब माइंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बताओ, हॉर्टिकल्चर को, तो ये तो उससे संबंधित है जिसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना किसानों के, तो हॉर्टिकल्चर वो हो गया। साइकोलॉजी हो सकती है बेटा, हाँ साइकोलॉजी माइंड की स्टडी कहलाती है, साइकोलॉजी करेक्ट ऑप्शन हो गया। कॉस्मोलॉजी तो क्या होता है कि जो भी रेज वेज होती है ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड, तो उनका स्टडी क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, है ना बेटा। तो ये सारी चीजें थी जो इससे रिलेटेड थी, ठीक है। अब हम आते हैं किस पर बेटा, हम आते हैं, और मैं आपको ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज द अदर्स, मतलब एक आदमी है जो रहता है कि सेम टाइम में और दूसरी जगह पर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो पॉपर तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि पॉपर का मीनिंग क्या होता है बेटा, कंगाल होता है। तो कंगाल व्यक्ति ऐसा होता है कि एक जगह और दूसरी जगह पे रह सकता नहीं। अगर मैं बात करूं बेटा हाइपोक्रिट, हाइपोक्रिट का मीनिंग क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा जो ढोंगी होता है ना, अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। एंशिएंट मतलब पुरानी लोगों की बात होती है बेटा, है ना। तो कंटेम्प्ररी एक ऐसा वर्ड होता है बेटा जो किसके लिए, समकालीन के लिए यूज होता है, मतलब उसी समय पर एक जगह मौजूद होना, तो उसको हम बोलेंगे कंटेम्प्ररी। तो यहाँ पर क्या होगा, वन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज द अदर्स, है ना, एक ही जगह पर समान समय पर रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ररी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ररी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे प्लेड द गेम, उन्होंने क्या खेला, गेम खेला, अकॉर्डिंग टू द रूल्स डिड दे। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये जो डिड दे आपको दिख रहा है ना, ये हो गया क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन टैग है, अब मैं क्वेश्चन टैग को मैंने कल ही बताया था। अब ये दे का तो दे सही यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिड जो सेकंड फॉर्म है वो
ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड भी आ गई, वो भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं दिया है बेटा। डिड नॉट अगर होता ना बेटा, डिड नॉट दे, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था बेटा। मैं बता रहा हूं ना आपको, क्वेश्चन टेक में हमेशा आपको याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस आएगा ही उसके जो हेल्पिंग वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट जो ऐड होके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया आपका। तो अपन देखते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए, तो सी ऑप्शन क्या करेक्ट है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, एरर वाले क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट एरर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब दिस कार इज सर्टेनली बेटर बट इट इज मोर मच एक्सपेंसिव। अच्छा, ये जो कार है, मतलब एक आदमी कहीं खड़ा है, मान के चलो कि ये आदमी है और उसके सामने एक 4 चक्के की कार खड़ी है। अब ये बता रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, ये जो कार है ना, ये वाली जो कार ये जो दिख रही है, सर्टेनली बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इट इज़ मच, लेकिन ये जो कार है बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा क्या है, महंगी है। तो मुझे तो यहाँ पे किसी प्रकार की एरर नहीं दिख रही बेटा, तो नो एरर ऑप्शन यहाँ पे टिक होना चाहिए। तो देखते हैं क्या यहाँ पे नो ऑप्शन है क्या, नो एरर, मतलब लास्ट ऑप्शन डी सही है क्या? करेक्ट बिल्कुल बेटा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा है बेटा इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बाय द, अच्छा, यहाँ पे कैट्स एंड डॉग का एक फ्रेजल वर्ब दिए बेटा। इसका जो ये फ्रेज है इसका मीनिंग बता, ये एक प्रकार का इडियम है बेटा, इडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग। अच्छा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अच्छा, तो ये रेनिंग कैट्स एंड डॉग अगर कहीं आपको दिखाई देगा ना, तो इसका मीनिंग होता है बेटा हेवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रही, क्वांटिटी में अगर रेनफॉल हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। टू मच हैवी रेन अगर कहीं होती है, हैवी रेन, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला तो करेक्ट हो सकता है। क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन? आंसर में देखते हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। क्या? इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, अगर कहीं आपको दिखाई दे तो उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, रेनिंग हैवीली, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 17वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, वाई डोंट यू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड टेल टू। अब यहाँ पे भी बेटा ये आइडोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना बेटा, ये एक प्रकार का क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अब ये फ्रेजल वर्ब आपको ना थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल क्वेश्चन करते जाइए, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। टेक द बुल बाय द हॉर्न, टेक द बुल बाय द हॉर्न का मीनिंग क्या होता है बेटा, अगर आप सांड से लड़ाई करने जा रहे हो तो आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए सांड के सारा, क्योंकि उसके हॉर्न को आप पकड़ोगे ऐसा करके, तो एक प्रकार का आप उससे क्या ललकारने वाली कहानी हो रही है। तो वो देखते हैं, तो डिफिकल्ट काम हो गया ना, तो देखते हैं क्या डिफिकल्ट काम वाला कोई है क्या यहाँ पे ऑप्शन। तो ऊपर वाला क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन, टू डू समथिंग डिफिकल्ट इन अ डिटरमाइंड एंड कॉन्फिडेंट वे। हाँ, यही करेक्ट हो सकता है बेटा, क्योंकि बाकी तो मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये भी नहीं है सही, ये भी करेक्ट नहीं करेक्ट, तो फर्स्ट करेक्ट हो सकता है बेटा। तो ये देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। द कमिटी मस्ट असेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द इश्यूज। अब यहाँ पे क्या पूछा है बेटा, बिलो द फाइंड द वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग। असेस का जो सिमिलर मीनिंग है बेटा, तो मैं अपोज का मतलब तो बेटा अपोजिट होता है। अब यहाँ पे बात आती है बेटा किसकी, नेक्स्ट जो वर्ड दिया बदला इवेल्युएट। इवेल्युएट का जो मीनिंग होता है बेटा वो असेस के इक्वल होता है। इवेल्युएट मतलब किसी चीज़ को, जो चीज़ बनी हुई है उसको दोबारा से इवेल्युएट करना, मतलब उसमें सुधार लाना को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेल्युएट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम उसको, इवेल्युएट बोलते हैं, ठीक है। और नेगेट का मीनिंग क्या होता है बेटा, नेगेट का मतलब नकारना होता है। क्या होता है, नकारना। तो ये तो उसका मीनिंग नहीं है, लेकिन इवेल्युएट एसेस की मीनिंग है। तो इसमें चेक करते हैं कि हमारा ये ऑप्शन है या नहीं, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, इवेल्युएट, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्या दिया बेटा, अंडरलाइन द वर्ड इज गिवन वैल्यू, फाइंड द वर्ड इज अपोजिट वर्ब पूछा बेटा। यहाँ पे क्या दिया, अपोजिट मतलब एंटोनिम्स पूछा है, किसका, लीस्ट का। अब लीस्ट मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू होती है बेटा, तो मोस्ट वैल्यू देखना है अपने को। तो मोस्ट ऑप्शन है कि कहीं, हाँ बिल्कुल ये इसका अपोजिट आ गया। तो क्या हमारा ऑप्शन सही है कि मोस्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, दे बिलीव दैट जजेस आर टू lenient विथ टेररिस्ट सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है बेटा, एक प्रकार से दोषी की बात होती है ना। लीनियंट का मीनिंग मैं बताता हूँ। लीनियंट का मीनिंग होता है बेटा लिबरल या बेनिवोलेंट, जिसको बोल सकते हैं। इसके क्या होते हैं, लीनियंट का जो सिनोनिम्स वर्ड जाता है बेटा, लिबरल मतलब उदार, जो काइंड भी बोल सकते हैं उसको, बेनिवोलेंट भी बोलते हैं, एक अच्छा सा वर्ड होता है। इंडल्जेंट भी, या सॉफ्ट नेचर वाला, उसको बोलते हैं हम लेनियंट, ठीक है, सॉफ्ट नेचर वाला। अब यहाँ पे सॉफ्ट नेचर वाले अब के अपोजिट क्या जाता है, स्ट्रिक्ट, है ना, क्योंकि बाकी तो सब रिलैक्स, लेजी और कंसिडरेट, ये सब इसको फॉलो करते हैं लेनियंट को, है ना, काइंड मतलब दयालु को। लेकिन स्ट्रिक्ट क्या होता है, इसको फॉलो नहीं करता, उसके अपोजिट जाता है। तो स्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए बेटा। तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन करेक्ट करूँ तो स्ट्रिक्ट हमारा करेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं क्या इसमें सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है।
तो ये इस प्रकार से बेटा हमने आज भी ये 20 आउट ऑफ 20 सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए हैं। इस सीरीज़ में आपको ज़रूर अपने आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी बेटा, अगर इस सीरीज़ में आप बने रहते हैं और वीडियो को आप कंटिन्यू देखते हैं तो मेरे साथ भी आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा बेटा। आने वाली वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। निश्चित रूप से मान के चलिए आपको ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगी और वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।